मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक क्लासेस। तो चलो आज जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन के बारे में। देखो आजकल ये बहुत न्यूज में भी है क्योंकि अभी चाइना का जो डिस्प्यूट है बाउंड्री का, वो अपने देखो साउथ चाइना सी में है और अपने इंडिया के तो जहां जहां भी उसकी बाउंड्री टच होती है हर जगह है, ठीक है। तो अब यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या है, एम क्या है, ये बना क्यों है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन इसलिए बना था कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन की जा सके। जो दो वर्ल्ड वार हुए हैं, तो अब तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, जिसके लिए क्या हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। इनके शर्तों पे क्या सबको चलना पड़ेगा। इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, और 10 मतलब टेम्पररी मतलब चुने जाते हैं जो मेंबर्स हैं। इस बार 2021 के लिए इंडिया चुने जाने वाला है, ठीक है, एशिया से, जो परमानेंट सीट नहीं होती है, ठीक है। हाँ, वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जो परमानेंट सीट है वो नहीं होती है। इंडिया का देखो यूएन में परमानेंट सीट बन सकती है, लेकिन चाइना बार बार अपनी वीटो का यूज कर लेता है और इंडिया नहीं बन पाता है। जबकि जब यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट करना था इंडिया को आगे आना था, लेकिन इंडिया आगे नहीं आके चाइना को सपोर्ट करके उसको यूएन का मेंबर बना दिया, परमानेंट खुद नहीं बना, ठीक है। आज चाइना हमें कितना अपोज कर रहा है हर हर मामले में। तो इसलिए मेरा भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चाइना का जितना भी ऐप है आप लोग के पास ना, वो कम से कम क्या आप यूज ही ना करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इसका देखो पर्पज क्या है, टू कीप पीस इन वर्ल्ड में क्या करना, पीस मेंटेन करना। और दूसरा क्या है, टू रिजॉल्व इंटरनेशनल इश्यूज। जैसे इंटरनेशनल इश्यूज है, अभी इंडिया और चाइना में चल रहा है इंटरनेशनल इश्यूज है बाउंड्री को लेके। तो अगर ये दो कंट्री मिलकर रिजॉल्व नहीं करते हैं तो इसको कहां ले जाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन में। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसका अभी जो एम पर्पज है उसको और आगे देखते चलेंगे। तो देखो कैसे ये बना था, यूनाइटेड नेशन फॉर्म कैसे हुआ। एक चीज और देख लेते हैं कि 24 अक्टूबर को जो मनाया जाता है यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे, कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन लो, यहीं पे देख लो कि इसके 6 ऑर्गन्स हैं। कितने ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स हैं, तो 6 ऑर्गन्स, तो मैं बताऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा आगे। तो देखो क्या हुआ, कैसे बना ये यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ था कब, 1914 से 1918 के बीच में। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो कब हुआ था, जिसको अच्छा पहले क्या बोला जाता था, ग्रेट वार। ग्रेट वार का मतलब कि इतना बड़ा वार अब कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं वर्ल्ड वार की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है, कैसे क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जिसको नाम दिया गया ग्रेट वार। और कब से कब चला, 1914 से 1918 तक, 1914 टू 1918 तक। तो देखो अब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कंट्रीज को, ठीक है। एलिट पावर में जो थे, एक्सिस पावर में थे, उनको तो नुकसान हुआ, जो हारा वो भी बहुत कुछ गवाए, भाई जो जीता वो भी बहुत कुछ गवा दिया, ठीक है। तो देखो अब ऐसा ना हो आगे, इसके लिए क्या बना, टू कीप पीस मेंटेन इन वर्ल्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन मेड। एंड ऑर्गेनाइजेशन बना इस ऐसे वार को रोकने के लिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। कब बना, 1920 में, 1920 एक मूवी भी है, ठीक है, वो नहीं, उसकी बात नहीं है। तो लीग ऑफ नेशन बना किसके बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। किसके लिए बना है, टू कीप पीस इन वर्ल्ड। लेकिन क्या हुआ, अब भाई 1920 में लीग ऑफ नेशन तो बन गया, लेकिन जैसे जो हारी हुई कंट्री थी, कौन था, जैसे जर्मनी था ना, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब कंट्रीज जो हारे हुए थे, वो क्या हो गया भाई, उनको तो अंदर अंदर जैसे क्या बोलते हैं, प्रतिशोध लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए अंदर अंदर कुछ ना कुछ, मतलब वो इकट्ठा कर रहे थे, अपना मिलिट्री पावर बिल्डअप कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो वो बिल्डअप कर रहे थे, अब वो लीग ऑफ नेशन को नहीं माने, क्योंकि अच्छा एक चीज मैं बता दूं, वर्साई की संधि जो आप लोग देखोगे कभी, अब 9th और 10th में, शायद 9th में है वर्साई की संधि, उसमें देखो कि जर्मनी को कितना लॉस झेलना पड़ा था ना, बहुत बहुत सारा। तो वो उसके लिए क्या हो गया, जर्मनी को बहुत मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो इसलिए लीग ऑफ नेशन का उसने फॉलो नहीं किया। तो क्या हुआ, बट फ्रेंड ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ सम कंट्रीज, जो एक्सिस पावर में था, जो एक्सिस पावर की कंट्रीज थी, उन्होंने क्या कर दिया, इसको नहीं माना। जैसे जर्मनी, एक्सिस पावर में कौन था, जर्मनी था,
जापान था, इटली था, ठीक है, ये सब कंट्रीज थी। अब देखो ये तो नहीं बना, अब ये नहीं बना तो भाई जो चिंगारी धीरे धीरे हो मतलब बन रही थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, आग बन गई। तो क्या होगा 1939 से लेके 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच में चला। अब भाई अब जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, अच्छा एक मैं बता दूं, एक बात बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अमेरिका साथ नहीं दे रहा था, मतलब इंक्लूड नहीं हुआ था। लेकिन जब जापान ने पर्ल हार्बर पे इतना बड़ा अपना मतलब सारे सॉरी एयरक्राफ्ट भेजकर उसका नेवी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो 1942 में अमेरिका आया था, ठीक है। अब देखो 1939 1945 में जब लड़ाई चल रही थी उसके बीच में क्या हुआ कि यूएन फर्स्ट केम इन वर्ल्ड, और कब आया 1942 में। मतलब यूएन की थिंकिंग आ गई कि यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप बनाते हैं जिससे कि ये सब लड़ाइयां जो चल रही है उसको रोका जा सके। तो अब देखो यूएन कैसे बना, यूएन कैसे बना। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इन 1941 अटलांटिक चार्टर केम इन एक्शन। ध्यान रखना यूएन बनने से पहले क्या बना था, अटलांटिक चार्टर आया था। अटलांटिक चार्टर कब आया, 1941 में। इस टाइम क्या रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है। 1941 में अटलांटिक चार्टर आया, ठीक है। अब उसके बाद इस अटलांटिक चार्टर में ही मीटिंग वगैरह हुई, तो क्या हुआ, यूएन डिक्लेरेशन केम इन 1942। यूएन डिक्लेरेशन ही अटलांटिक चार्टर से मतलब जो डिस्कशन करने के बाद यूएन डिक्लेरेशन आया 1942 में। अब देखो इस यूएन डिक्लेरेशन से 1942 में ही यूएन का थिंकिंग आया कि अब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसका नाम यूएन रहेगा, यूनाइटेड नेशन। अच्छा अभी भी इसका मेंटेन क्या मतलब इसका पर्पस क्या था, टू एम टू मेंटेन पीस इन वर्ल्ड, मेंटेन करना पीस को वर्ल्ड में। अच्छा देखो अभी भी जैसे लीग ऑफ नेशन को एक्सिस पावर नहीं मानी थी, वैसे इसको भी एक्सिस पावर नहीं मानी थी। तो यूएन जो था तभी तो भाई वर्ल्ड वार स्टार्ट ही रहा 1945 तक, तो इसको मानने वाले कौन था। अब यूएन ने बोला क्या, इट टेल्स दैट फॉलो एलीट पावर, एलीट पावर को फॉलो करो, ठीक है। आप लोग को पता है कि यूके का साथ इंडिया भी दिया था उस टाइम, हम तो आजाद नहीं थे उस टाइम। तो यूएस और यूके थे किसमें, एलीट पावर में। मैं बताऊंगा यूके में कौन कौन सी कंट्रीज थी एलीट पावर में। तो यूएस और यूके क्या था, एलीट पावर में। और इसने क्या बोला कि अनफॉलो द एक्सिस पावर, एक तरह से ये बोल दिया कि इसको अभी भी फॉलो कौन कर रहा था, एलीट पावर जिसमें यूएस और यूके था, और अनफॉलो कौन कर रहा था, एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, जापान और इटली था। तो चलो आगे देखते हैं कुछ चीजें और। तो चलो अब देखते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ यूएन, ठीक है। ब्लूप्रिंट किस तरह से हुआ, मतलब किस तरह से वो नोटिफाई हुआ पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कि यूएन सबने यूएन को सब मानने लगे, ठीक है। तो देखो ये किस तरह से है कि हेल्ड कॉन्फ्रेंस। अच्छा देखो यूएन के लिए क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, और कहां पे हुआ, ये बहुत फेमस है, याद रखना आप लोग कि डबर्टन 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 ओक कॉन्फ्रेंस, डबर्टन ओक कॉन्फ्रेंस हुआ। किसके लिए, यूएन के लिए, ब्लूप्रिंट के लिए, यूएन के ब्लूप्रिंट के लिए, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब कि ये इस्टेब्लिश हो चुका है। कहां पे हुआ ये, वाशिंगटन डीसी में। डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस, डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ, वाशिंगटन डीसी में। और कब हुआ, इन 1944, ठीक है। ब्लूप्रिंट 1944 में हुआ डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस में। और कहां पे हुआ ये ओक कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन डीसी। चलिए ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ 26 ऑफ जून 1945 साइंड सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। तो ध्यान रखो 1944 में डम्बर्टन ओ कॉन्फ्रेंस हुआ था वाशिंगटन डीसी में, और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 26 जून 1945 में साइन हुआ था, ठीक है। अब सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में कितने कंट्रीज ने पार्ट लिया, तो मैं आपको बता दूं तो 51 कंट्रीज ने यहां पे साइन किया था इस कॉन्फ्रेंस में। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 51 कंट्रीज ने पार्ट लिया, और बाकायदा वहां पे उनके साइन भी हुए, उनके जो भी पीएम प्रेसिडेंट रहे होंगे उनका साइन हुआ, ठीक। अब देखो ये सैन फ्रांसिस्को के बाद फिर क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में
यूएन केम इनटू एक्शन। तो इन 3 कॉन्फ्रेंस मतलब 2 कॉन्फ्रेंस के बाद 24 अक्टूबर 1945 पे यूएन केम इनटू एक्शन, मतलब यूएन बना 24 अक्टूबर 1945 को, और इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में यूएन में कितने कंट्रीज हैं, तो 193 कंट्रीज हैं। लेटेस्ट जो कंट्री ऐड हुआ है वो साउथ सूडान है। ठीक है, साउथ सूडान अब कब ऐड हुआ था, 2011 में। और ये किस कॉन्टिनेंट का कंट्री है, तो अफ्रीका का है। साउथ सूडान लेटेस्ट एडेड कंट्री है और 2011 में ऐड हुआ था। ठीक है, आगे देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी नहीं है, ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क के किस जगह, तो मैनहट्टन आइलैंड, मैनहट्टन आइलैंड। अच्छा देखो ये जो हेडक्वार्टर इसको डिजाइन कौन किया था, तो वेलेस हैरिसन। क्या नाम है, वेलेस हैरिसन। ठीक है, अब देखो इसका एम क्या है, पर्पज क्या है कि ये बना क्यों, सबसे बड़ी बात कि टू मेक पीस मेंटेन करने के लिए, मेंटेन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जो लॉ है उसको मेंटेन करना। ठीक है, अच्छा देखो बहुत सारा लॉ है, मैं बताऊं अभी जो इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, उसको रिजॉल्व कौन करेगा, अगर 2 कंट्रीज मिलकर रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कौन रिजॉल्व करेगा, यूएन करेगा रिजॉल्व। ठीक है, और यूएन जो भी है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि चाइना क्या है, परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और हमेशा इंडिया का अपोज ही करता है वो। ठीक है, यूएन में। तो मेंटेन इंटरनेशनल लॉ। ठीक, आगे क्या है, ईज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जानते हो, उसी तरह से क्या होता है, ईज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जीवन को अच्छे से चलाना। ईज मतलब आसानी से, स्टैंडर्ड लाइफ को अच्छे से चलाना। ह्यूमन राइट्स वर्किंग। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स वर्किंग, तो आप लोग को पता है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पे चाइना में, वहां पे ह्यूमन राइट्स का बहुत वायलेशन हो रहा है, और कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। देखो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेके जो इंडिया है बिना मतलब वार के ही चाइना को पीछे धकेल सकता है। जैसे कि वही उरिगन मुस्लिम्स है वहां पे, कहा चाइना में, जिनके ऊपर ये ह्यूमन राइट्स का मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वहां पे पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग अपने देश से हो रहा है अभी। अच्छा रिसेंटली मैं बता दूं कि जो टायर्स आते थे अपने इंडिया में 40% टायर जो कहां से आते थे, चाइना से आते थे। ठीक है, और तो मैं बता दूं एवरेज बताया हूं, अगर ट्रक और ट्रैक्टर के बता दिया जाए तो लगभग 70% टायर्स वहां से आते थे, चाइना से। हाँ, अगर इसके एक्सपोर्ट को हम बंद कर दें तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, और ऐप जो है चाइनीज उसको भी खत्म करो, अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, देखो और क्या है, हाँ ह्यूमन राइट्स वर्किंग। अच्छा एक चीज देख लो, यहाँ की लैंग्वेज क्या है, अगर यूएन में बात करना है, कोई मतलब कोई भी बात उठानी है तो उसके लिए लैंग्वेज क्या है, देखो इसका याद करने का तरीका क्या है, फ्रेस्का, FRESCA, फ्रेस्का। तो फ्रेस्का से कैसे याद करेंगे, F से फ्रेंच, R से रसिया, E से इंग्लिश, S से स्पेनिश, C से चाइनीज, और जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो क्या है, अरेबिक। तो अरेबिक है रिसेंटली एडेड लैंग्वेज है जो यूएन में क्या है, लैंग्वेज है। कौन सी है, तो फ्रेंच, रशियन। देखो 4 कंट्रीज, तो जो 4 लैंग्वेज है, जो 4 लैंग्वेज है वो तो परमानेंट के हैं, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक। ठीक, तो ये क्या है, जो 4 तो परमानेंट की लैंग्वेज है और एक अरेबिक है क्योंकि बहुत ज्यादा बोली जाती है वर्ल्ड में। अच्छा देखो जो परमानेंट है मेंबर है यूएन के, वो कौन से, यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, और इनके पास ही क्या है, वीटो पावर। वीटो पावर मैं बताऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज है, ये तो लैंग्वेज है जो बोली जा सकती है यूनाइटेड नेशन में, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज क्या है, ध्यान देना इसमें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इंग्लिश और फ्रेंच क्या है, यहाँ की वर्किंग लैंग्वेज है। वर्किंग लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन का क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। थैंक यू क्लास।